गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम प्रवीण कुमार। तो हम लोग फोकस बैच में एग्रोनॉमी को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को विजिट नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और हमारे प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो फोकस बैच करके एक प्लेलिस्ट बना होगा। वहाँ पे हमारे फोकस बैच में जितने भी लेक्चर हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। रही बात नोट्स की, तो नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9135300256। इस नंबर पे आप अपना नेम लिख के भेज दोगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, क्योंकि हम लोग को आज एग्रोनॉमी ख़त्म करनी है ना। और ट्रस्ट मी, आप फोकस बेस पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों में शायद किसी बच्चे का एग्ज़ाम हुआ था, वो क्वेश्चन पेपर मेरे को सेंड किया, तो आप ट्रस्ट करो, जितने क्वेश्चन उसमें थे ना, उसमें से आप टोटल उसके 8 या 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे लेक्चर से ही आए हुए थे। आपको D2 मिल जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप हमारे फोकस बेस को थोड़ा सीरियस लें, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा वीड है जिसको हम लोग गेहूं का मामा बोलते हैं। ठीक है, बट अफसोस की बात है कि आप लोगों ने, कुछ ही बच्चों ने किया आंसर किया है, बाकी कुछ बच्चों ने गलत किया है। बट सही क्या है मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, गेहूं का मामा हम लोग नॉर्मली फ्लेरिस माइनर को बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, फ्लेरिस माइनर को हम लोग गेहूं का मामा बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, ये एक ऐसा वीड है ना जो गेहूं की मिमिक्री करता है। आप लोग वेजिटेटिव स्टेज में पहचान ही नहीं सकते हो कि ये फ्लेरिस माइनर है या फिर गेहूं है। ठीक है, बिल्कुल एक तरह होते हैं। इसको केवल पहचानने का एक ही तरीका है, इसके रूट से आप पहचान सकते हो कि ये वीड है या ये हमारे आपका जो गेहूं है। ठीक है, तो आप लोग बस एक पॉइंट याद रखना, फ्लेरिस माइनर को हम लोग गेहूं का मामा बोलते हैं, क्योंकि ये गेहूं की नकल करता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? फ्लेरिस माइनर है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बोलता है डिफाइन बायो हर्बिसाइड। बिल्कुल हम लोगों को आराम से पढ़ना है, ठीक है, बट प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको चीज़ें रटना ना पड़े। आपको सुना हुआ चीज़ लंबे समय तक याद रहता है, अब खुद से पढ़ोगे तो अभी कुछ दिनों में भूल जाओगे। इसलिए चीज़ों को समझना स्टार्ट करें, रटना बंद करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन बायो हर्बिसाइड। बायो का मतलब आप लोगों को पता होगा, लिविंग। ठीक है, तो बायो हर्बिसाइड क्या होता है? बोलता है अन ऑर्गेनिजम्स विच कंट्रोल और डिस्ट्रॉयड अनवांटेड प्लांट ग्रोथ। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अनवांटेड प्लांट को क्या करे? डिस्ट्रॉय करे, बट विदाउट हार्मिंग द यूजफुल प्लांट। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे यूजफुल प्लांट को किसी तरह का हार्म ना पहुंचाएं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बायो हर्बिसाइड बोलेंगे। सैंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अनवांटेड प्लांट को क्या करे? डिस्ट्रॉय कर दे, बट वो ऑर्गेनिज्म हमारे यूजफुल प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाएं, उसको क्या बोलते हैं? बायो हर्बिसाइड बोलते हैं। इज इट क्लियर? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज डिफाइंड बायोपेस्टिसाइड ना। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है? देखिए, बायोपेस्टिसाइड आर दोज बायोलॉजिकल एजेंट, अगेन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, दैट आर यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड, इंसेक्ट एंड पैथोजन। बोलता है बायोपेस्टिसाइड वो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जिसका यूज़ हम लोग वीड्स, इंसेक्ट्स या पैथोजेन को कंट्रोल करने के लिए किया करते हैं। और ये जो बायोलॉजिकल एजेंट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? आपके वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, फंगी, माइट्स। ठीक है, ये सारे
कुछ बायोलॉजिकल एजेंट है जिसका यूज़ हम लोग वीड्स, इंसेक्ट्स या पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको डेफिनेशन में ही पूछा है बायो। बायो का जाहिर से मतलब है लिविंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बट मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दूंगा, समझा दूंगा। आपको क्या करना है, आप हमारे यदि नोट्स बनाते हो तो वेरी गुड। आपको केमिकल मेथड क्या होता है मैं समझा दूंगा, आपको इसके बारे में कुछ बातें लिख लेनी है आपको खुद से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ऐसा समझा दूंगा कि आप एग्ज़ाम में खुद से भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे उतना लंबा इसको टाइप करने के लिए नहीं सोचा है। देखिए क्या बोलता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ वीड कंट्रोल मेथड। वीड क्या है आपको पता है, आपको ये भी पता है कि वीड जो है वो हमारे क्रॉप्स के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो अब हार्मफुल है तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। अब वो क्या सॉल्यूशन है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके टोटल 4 सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, केमिकल मेथड, ठीक है, फिजिकल मेथड, कल्चरल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। तो देखिए केमिकल मेथड क्या होता है। देखिए ऐसा केमिकल जिसका यूज़ हम लोग वीड को कंट्रोल करने के लिए या वीड को डिस्ट्रॉयड करने के लिए यूज़ करते हैं, उस तरह के केमिकल को हम लोग हर्बिसाइड बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में, हर्बिसाइड या वीडिसाइड बोलते हैं। अब ये केमिकल क्या हो गया आपका, सीमाजीन, ठीक है, अट्राजीन, ये कुछ केमिकल हैं जिसका यूज़ हम लोग वीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। आपका पेराक्वेट, डाइक्वेट, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आपको एग्जाम में इंक्लूड करना है, और ये सारे केमिकल का यूज़ हम लोग वीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, फील्ड में हार्बिसाइड या वीडिसाइड की छिड़काई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है, इस तरह के मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली मतलब हम लोग अपना एनर्जी लगा के वीड को रिमूव करते हैं। जैसे हो सकता है हम लोग यहाँ पे मल्चिंग कर दीजिए, मल्चिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट मल्चिंग भी एक अच्छा सॉल्यूशन है वीड कंट्रोल करने का। तो आप मल्चिंग कर दीजिए, टिलेज कर दीजिए, डिगिंग कर दीजिए, तो ये सारे मेथड हैं किसके, फिजिकल का। आ रहा है समझ में। आप यहाँ पे देखिए कुछ ये फार्मर है जो कि कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है अपने फील्ड में ताकि वीड ग्रो ना करे, तो ये हो गया फिजिकल मेथड। कल्चरल मेथड ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि वीड्स को बेवकूफ़ बना दिया जाए। ठीक है, जैसे आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे, स्टेल सीड बैग टेक्निक। स्टेल सीड बैग टेक्निक क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, अब बस दिमाग में रखें। स्टेल सीड बैग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग वीड को क्या करते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं। तो कल्चरल मेथड ही ऐसा है कि आपको कुछ तरह के दिमाग यूज़ करने होंगे ताकि वीड्स दोबारा आपके फील्ड में ग्रो ना हो। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जो समर के सीज़न में हम लोग फील्ड को छोड़ देते हैं ताकि वीड ग्रो करे, बाद में उसको हम लोग रिमूव कर दें, है ना। तो ये भी एक कल्चरल मेथड का एग्जांपल है। बायोलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपने फील्ड में छोड़ देते हैं जो क्या करें, हमारे वीड्स को डिस्ट्रॉय कर दे। एक्चुअली बायोलॉजिकल मेथड का लिमिटेशन ये है कि ये आपके वीड्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कम्प्लीटली इरेडिकेट भी नहीं कर सकता है, बट उसके इफ़ेक्ट को या उसके जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है उसको ये कुछ हद तक कम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया करते हैं जो कि वीड्स के ग्रोथ को रिड्यूस कर दे। ठीक है, आया समझ में। तो ये 4 ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन बोलता है, हाउ डू वीड्स अफेक्ट क्रॉप। वीड कैसे क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि वीड जो होते हैं भाई वो हमारे मेन क्रॉप के साथ कॉम्पिटिट करते हैं लाइट के लिए, वाटर के लिए एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी पॉइंट है, आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सम रिलीज टॉक्सिन विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल प्लांट।
अब आप मुझे बताएंगे इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऐसे वीड्स या ऐसे प्लांट जो कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं और इस केमिकल की वजह से हमारे जो डिज़ायरेबल प्लांट है उसमें खामियां होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अफेक्ट होते हैं। उस तरह के वीड को हम उस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं? उस तरह के प्लांट को हम लोग एलिलोपैथी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है इट अफेक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। बिल्कुल, जो वीड होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं, ठीक है, जिससे क्वालिटी भी अफेक्ट होती है, क्वांटिटी भी अफेक्ट होती है। इट अफेक्ट्स जेनेटिकल एंड फिजिकल प्योरिटी ऑफ प्लांट। ये हमारे जेनेटिकल और फिजिकल प्योरिटी ऑफ प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है। नो पुअर ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। वीड्स ग्रो करेंगे तो अगर आपके जो मेन क्रॉप है उसमें भी अफेक्ट होगा तो ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, और कि किस तरीके से वीड जो होते हैं वो हमारे मेन क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या समझते हो? डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ क्रॉप। और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। पहले तो समझते हैं ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखिए, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है, इसलिए वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बड़ा होने के बाद वापस वो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए ग्रोथ क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। बट प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट जो है, जैसे आप समझो कि हम लोग ह्यूमंस हो गए, हम लोग का क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड तक हम लोग की हाइट ग्रो करती है, बाद में फिर क्या होता है, वो रुक जाता है। बट प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट अपने लाइफ में हमेशा क्या करते रहता है? ग्रो करते रहता है। सो इट इज़ इनडिटर्मिनेंट और अनलिमिटेड, ठीक है। इसलिए प्लांट की ग्रोथ कैसा होती है? इनडिटर्मिनेंट होती है या अनलिमिटेड होता है। तो आपको याद रखना है प्लांट ग्रोथ आर लोकलाइज। प्लांट ग्रोथ जो है वो लोकलाइज होता है। लोकलाइज का क्या मतलब है? कुछ ही पोर्शन होते हैं, जैसे कि आपका रूट टिप, शूट टिप, जहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसके मदद से ये प्लांट ग्रो करता है। तो प्लांट कुछ ही पोर्शन से अपने आप को क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है। इसलिए प्लांट का ग्रोथ जो है वो लोकलाइज होता है। ग्रोथ इज accompanied by metabolic process that occur at the expense of energy। बोलता है ग्रोथ एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब ग्रोथ में हमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, एटीपी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये ग्रोथ का कुछ डेफिनेशन हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट। ग्रोथ तो हो गया, अब डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन। किसका डिफ्रेंशिएशन? सेल्स का, ठीक है। तो जब ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन आपस में मिलते हैं तो बनता है डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट का डेफिनेशन समझते हैं। डेवलपमेंट इज द इमर्जेंस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड मॉर्फोलॉजिकल different body part or all changes that an organism go through during its life cycle from germination to senescence। बोलता है जब एक प्लांट जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने से उसके सेनेसेंस फेज तक, मतलब जब वो प्लांट का अपना वृद्धावस्था आ जाएगा जहाँ पे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, तो ग्रोथ से सेनेसेंस फेज तक उसमें क्या परिवर्तन आता है। जैसे हम लोग छोटे होते हैं, फिर छोटे होते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर थोड़ा मोटे होने लगते हैं। तो ये क्या हो रहा है? हमारे फिजिकल चेंजेस में परिवर्तन आ रहा है, दाढ़ी मूंछ आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो उसके लाइफ साइकिल में आता है वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही बात है कि अगर प्लांट्स को प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिएंट ना मिले तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों इफेक्ट होंगे। गैसेस, प्रॉपर अमाउंट में उसको गैसेस चाहिए ताकि वो रेस्पिरेशन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, ताकि उसका मेटाबॉलिक सिस्टम भी है वो भी अच्छा तरीके से मेंटेन हो सके। वाटर, बिल्कुल सही बात है, वाटर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है ही, साथ में फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है और इसके टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर में से एक है ताकि प्लांट ग्रो या डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर सके। टेम्परेचर, बिल्कुल सी बात है, आपने पढ़ा होगा शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट, है ना। तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ करने के लिए। अगर टेम्परेचर इससे कम हुआ तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा हुआ शायद वो डेड कर जाए। तो इसलिए प्लांट्स को भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, ISMS में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज दिया है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड ठंडा में कितना 4 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो प्लांट्स को भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ होने के लिए। तो आपको पता है कि टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। नो लाइट, ठीक है, लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लाइट अगर होगा ही नहीं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कहाँ से कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो उसका फूड कहाँ से बनेगा, और फूड नहीं बनेगा तो क्या प्लांट ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो लाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। नो हार्मोन्स, हार्मोन्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी में आप ले लो तो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए भी हमारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स के सेल डिवाइड होने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इसके अलावा भी हार्मोन्स होते हैं, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है और इसके कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 15 मार्क्स में पूछ दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और काफ़ी इजी भी है। डिफाइंड लैंड रोटेशन एंड क्रॉप रोटेशन। लैंड रोटेशन एंड क्रॉप रोटेशन में क्या डिफरेंस है, क्या आप सोच सकते हैं इसका आंसर? देखिए, सबसे पहले बात आप दिमाग में रखेंगे, इस लैंड रोटेशन को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्या करेगा, इसको पलट के पूछ देगा, दूसरे नाम से भी पूछ दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे सारे नेम याद रखने हैं। लैंड रोटेशन को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जूमिंग भी बोलते हैं। अब समझते हैं ये लैंड रोटेशन क्या हुआ है, लिखा हुआ बाद में पढ़ना। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, लैंड रोटेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आपके पास कोई पार्टिकुलर फील्ड है जहाँ पे आप कल्टीवेट करते हो क्रॉप को, ठीक है, अब उस पार्टिकुलर फील्ड पे आप बार बार क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं तो क्या होगा, उस फील्ड की जो फर्टिलिटी होंगी वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो फील्ड की फर्टिलिटी खत्म ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लैंड रोटेशन करते हैं। यहाँ पे आप देखना कि क्रॉप हम एक ही कल्टीवेट करेंगे हर साल, बट लैंड को चेंज करते रहेंगे, है ना। बट यहाँ पे आप नोटिस करो, क्रॉप तो वही है बट हमने क्या किया, यहाँ पे लैंड को रोटेट कर दिया। ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं। बोलता है फॉरेस्ट लैंड क्लियर एंड कल्टीवेट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ द सम क्रॉप generally rise on the same cleared forest and land year after year, soil productivity is lost, है ना। soil productivity क्या हो जाएगी, lost हो जाएगी, and the crop is shifted to other slashed and burned land। ठीक है, ISMS में चलिए यहाँ पे देखते हैं। here same crop is grown year after year, in the case land is rotated but crop is fixed। आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे देखिए क्रॉप तो सेम है ना, क्रॉप तो हर साल सेम ही हम कल्टीवेट कर रहे हैं, बट एक ही फील्ड को यूज़ करने से वहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो जा रही है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप तो हर साल वही लगाएंगे बट लैंड को हम लोग चेंज करेंगे, है ना। तो ये कहलाता है आपका लैंड रोटेशन।
और मोस्टली इसका डिमेरिट क्या है कि इससे सॉइल इरोजन कॉज होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसका लिमिटेशन ये है कि ये सॉइल इरोजन कॉज करता है, और ये मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है झारखंड में, मध्य प्रदेश में और हिली एरियाज़ में। ठीक है, क्लियर हुआ। लैंड रोटेशन क्या होता है मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लैंड रोटेशन और क्रॉप रोटेशन में आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए बस आप टर्म पे देखिए ध्यान से। लैंड रोटेशन डेफिनेशन ही बोल रहा है कि भाई यहाँ पे लैंड रोटेट होगा, क्रॉप वही रहेगा। ठीक है, दूसरा उसका अपोजिट है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन इज अबाउट इनवर्स ऑफ लैंड रोटेशन। ये लैंड रोटेशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा, लैंड इज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे लैंड वही रहेगा बट क्रॉप रोटेट होगा हर साल। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये एक लैंड है, यहाँ पे हम एक बार राइस लगाए, राइस को हार्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसमें हम लोग वीट लगा देंगे, वीट को हार्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसमें हमने मूंग लगा देना है। तो यहाँ पे देखो लैंड वही है बट हमने क्या कर रहे हैं, क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉप रोटेशन। लैंड रोटेशन में क्या हो रहा था, लैंड हम लोग चेंज कर रहे थे बट क्रॉप वही था। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को लैंड रोटेशन और क्रॉप रोटेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोलता है व्हाट इज टिलेज। टिलेज क्या होता है, डिस्कस द एडवांटेज एंड ऑफ टिलेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टिलेज। टिलेज क्या होता है, टिलेज के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, आपको बतलानी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। टिलेज क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। टिलेज इज नथिंग, लिखा हुआ बाद में पढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। टिलेज क्या होता है, जब आप नोटिस करना कि जब फार्मर किसी क्रॉप को कल्टीवेट करता है तो कल्टीवेट करने से पहले वो खेतों में क्या करता है, हल चलाता है ना। हल चलाने से उसको बेनिफिट क्या होती है कि मिट्टी को वो क्या करता है, पलटता है ना। मिट्टी को क्या करता है, वो पलटता है, और इसी पलटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं। और पलटने के बाद जिस तरीके की सॉइल हमारे पास बन के आता है उस कंडीशन को हम लोग टिल्थ बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में बतलाया था। तो टिलेज क्या होता है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल फॉर बेटर जर्मिनेशन। हमको बेटर जर्मिनेशन चाहिए, बेटर न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, या फिर प्लांट्स जो हमने ग्रो करना है उसको बेटर न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को पलटेंगे, और इसी पलटने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, टिलेज बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। देखिए इसके एडवांटेज क्या है टिलेज का, टू इम्प्रूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। टिलेज से क्या होता है, सॉइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती है। टू यूटिलाइज मैक्सिमम न्यूट्रिशन, यदि आप टिलेज कर दिए तो प्लांट जो है वो बेटर न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, टू कंट्रोल वीड्स, जो आसपास वीड लगे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, है ना। टू मेंटेन सॉइल टेम्परेचर, जाहिर सी बात है कि सॉइल के ऊपर की तरफ टेम्परेचर लो होगा, अंदर की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मिट्टी को आप पलटोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो टिलेज से सॉइल के टेम्परेचर भी मेंटेन होते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इन द सॉइल, और आप टिलेज कर दिए तो टिलेज करने से क्या होता है, एरेशन कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, तो इजीली अब एयर और मॉइस्चर सॉइल से मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज थे जिसको आपको याद रखना है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखो एडवांटेज सबको पता होता है बट डिसएडवांटेज बहुत कम लोगों को पता होता है। बस देखो डिसएडवांटेज क्या है टिलेज का, लॉस सॉइल मॉइस्चर। बिल्कुल, आप टिलेज किए तो सॉइल की जो मॉइस्चर थी वो लॉस हो जाएंगी। डिस्ट्रॉय सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल की जो स्ट्रक्चर थी वो भी प्रभावित होगी। कॉज सॉइल इरोजन, मिट्टी क्या थी, आपस में कॉम्पैक्ट थी, टाइटली पैक्ड थी, आपने ऊपर से टिलेज कर दिया तो मिट्टी क्या होंगे, लूज हो गए। अब हवा आएगी तो मे भी हो सकता है कि आपकी मिट्टी वहाँ से उड़ के चले जाए, है ना। तो ये एक इरोजन कॉज करता है। हाई डिमांड ऑन पावर, टाइम एंड इक्विपमेंट, अब टिलेज करने के लिए आपको अधिक
पावर चाहिए, अधिक टाइम चाहिए और इक्विपमेंट भी अच्छा खासा चाहिए, तो ये भी डिमांड करता है आपका टिलेज। ठीक है, ये कुछ एडवांटेज है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है वो आपके 15 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। पहले तो आप मुझे ये बतलाएंगे खुद से, लिखा हुआ बाद में पढ़ना, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का क्या मतलब होता है। आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आए हैं। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है। हार्वेस्ट का मतलब हम लोग क्रॉप को क्या करते हैं, फील्ड से हटाते हैं, है ना, या फिर जो हमारे ऐसे पार्ट जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं उसको फील्ड से हम लोग रिमूव करते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। थ्रेसिंग का मतलब अब हमने तो क्रॉप को रिमूव किया ना फील्ड से, अब ग्रेन को स्ट्रॉ से अलग करना, ये कहलाता है आपका थ्रेशिंग। चलिए डेफिनेशन समझते हैं। बोलता है हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंटायर प्लांट और इकोनॉमिक पार्ट्स आफ्टर मैच्योरिटी। द इकोनॉमिक प्रोडक्ट में बी सीड, ग्रेन, लीफ, फ्रूट एट्सेट्रा। देखिए हार्वेस्टिंग बोलता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग इंटायर प्लांट को, पूरे प्लांट को, या फिर ऐसा प्लांट का पार्ट जो मैच्योर हो गया है और उसको हम लोग इकोनॉमिक पर्पस में यूज़ करेंगे, उस पार्ट को फील्ड से रिमूव करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो प्लांट का पार्ट, अब आपने तो प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन को कट कर दिया, उसके रूट तो बच जाएंगे ना। ठीक है, तो ऐसा प्लांट के पार्ट जो रूट जो हमारे फील्ड में बच गया है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अस्टबल बोलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अस्टबल क्या कहलाता है, जब हम किसी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद उसका जो स्ट्रॉ हमारे फील्ड में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, अस्टबल बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फार्मर हैं वो वीट की फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो इसको हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एडवांस कंट्री जो काफ़ी एडवांस है वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, बट मैं आपको बताऊं कि आज भी हमारा इंडिया इस टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो फार्मर कितना टाइम कंज्यूम करता होगा ये काम को करने में, साथ में उसके एनर्जी भी खर्च होते हैं। बट अगर हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट आ जाए तो जाहिर सी बात है कि हम लोग काफ़ी आगे निकल जाएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को मिलके इस चीज़ को भी लाना है। तो चलिए इन बातों को छोड़कर आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए थ्रेशिंग क्या कहलाता है, थ्रेशिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से ग्रेन को अलग करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। नहीं समझ आया, फिगर देखते हैं। आपने पक्का ये चीज़ देखा होगा, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने ये काम किया भी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली जो चावल होते हैं ना, चावल मतलब हम लोग पेड़ी का फील्ड होता है, उसको जब हार्वेस्ट करके लाते हैं फिर इसको हम लोग किस चीज़ पे पटकते हैं। पटकने से क्या होता है, इसमें जो ग्रेन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। अब हमारे पास एडवांस मशीनें आ गई हैं तो मशीनें के थ्रू हम लोग उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका थ्रेशिंग। तो आई होप सो आपको हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है क्लासीफाई हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलेक्टिविटी एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 15 मार्क्स में आ सकते हैं। हर्बिसाइड क्या होता है आपको ये बतलाना है। तो हर्बिसाइड क्या होता है, मैंने आपको बताया ही कि ऐसे केमिकल या फिर ऐसे कुछ हर्बिसाइड या वीडिसाइड जिसका यूज़ हम लोग अपने फील्ड में करते हैं वीड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो उसके क्या क्लासिफिकेशन है, सिलेक्टिविटी के बेसिस पे और टाइम ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे। तो देखिए सिलेक्टिविटी के बेसिस पे ये दो तरीके का होता है, एक होता है सिलेक्टिव हर्बिसाइड, एक होता है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं, आप डेफिनेशन समझना, कंफ्यूज कर जाओगे नहीं तो एग्जाम में। सिलेक्टिव हर्बिसाइड बोलता है सच हर्बिसाइड किल ओनली टारगेट वीड्स
ऐसे हर्बिसाइड जो केवल और केवल टारगेटेड वीड को ही रिमूव करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड। जैसे कि आपका सीमाजीन, ब्यूटाक्लोर, एग्जाम्पल आप याद रखोगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सेलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, नाम से पता चल रहा है, ऐसे हर्बिसाइड जो हमारे पूरे वेजिटेशन को ख़त्म कर दे, जिसको यदि आपने फील्ड में छिड़काव किया है तो ये हर्बिसाइड हमारे पूरे क्रॉप को भी डैमेज करेंगे, वीड्स को भी डैमेज करेंगे। तो हमारे क्रॉप्स को भी तो डैमेज कर रहे हैं, साथ में आपके वीड्स को भी डैमेज करेंगे। ऐसे हर्बिसाइड को हम लोग नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, डाइक्वेट, पेराक्वेट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए हम लोग नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को जितना मात्रा में देना है, जितना उसका डोज है, उतना ही हम लोग फील्ड में देते हैं, ताकि हमारे जो मेन क्रॉप है उसको किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है होएवर सेलेक्टिविटी डिपेंड ऑन डोजेज ऑफ हर्बिसाइड, ठीक है, आया समझ में। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, प्री प्लांट अप्लाइड। बोलता है ऐसे हर्बिसाइड जिसको हम लोग क्रॉप को लगाने से पहले अप्लाई करते हैं, उसको प्री प्लांट बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में। मतलब हमने क्रॉप को अभी कल्टीवेट करना है और अभी तक किया नहीं है, और करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उस हर्बिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं ताकि यहाँ पे वीड ना ग्रो करे। तो उसको हम लोग प्री प्लांट, नाम से पता चल रहा है, प्री प्लांट, प्लांट को कल्टीवेट करने से पहले हम लोग छिड़काव कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लूक्लोरीन और एलाक्लोर। नेक्स्ट आता है प्री इमरजेंस, अप्लाई बिफोर इमरजेंस ऑफ वीड। देखिए प्री इमरजेंस क्या होता है, वीड के ग्रो करने से पहले, बट क्रॉप के ग्रो करने के बाद। क्रॉप तो ग्रो कर गया है बट अभी वीड ग्रो नहीं किया है, तो उस टाइम जो हम लोग हर्बिसाइड का छिड़काव करेंगे उसको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सीमाजीन, ब्यूटाक्लोर। नाउ पोस्ट इमरजेंस, मतलब आपके क्रॉप भी ग्रो कर गए हैं, आपके वीड भी ग्रो कर गए हैं, और इस टाइम जो हम लोग हर्बिसाइड का छिड़काव करेंगे उसको पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, जैसे कि आपका प्रोपेनिल और पेराक्वेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको पता होगा कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फिगर भी दिखाया है ताकि आपको इजीली मेमोराइज हो सके। देखिए मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस है। मोनोकोट का सीड जो होता है वो एक कॉटिलिडन का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका जो वीट का सीड होता है वो मोनोकोट होता है, उसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। बट आपको आप चिक पी हो गया, चाहे आपका पाइजम सटाइवम हो गया पी, उसके भी दाना को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस सीड के लेवल पे, ठीक है। रूट की बात करें तो जो मोनोकोट के प्लांट्स होते हैं उनके रूट फाइब्रस होते हैं, बट जो डाइकोट के होते हैं उसके टैप रूट सिस्टम होते हैं। मोनोकोट में जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो स्कैटर्ड होता है, आप यहाँ पे देखें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, फैला हुआ है वस्कुलर सिस्टम। बट डाइकोट में ये अरेंज होते हैं रिंग के फॉर्म में, और किनारे में देखिए यहाँ पे ये क्या है, अरेंज है रिंग के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है। चलिए मोनोकोट में जो लीफ होता है वो पैरेलल वेनेशन में पाया जाता है। पैरेलल वेनेशन देखिए, लीफ है और ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे। आपने इजी नोटिस किया होगा बनाना के पेड़ में, आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। बट डाइकोट में नेट लाइक वेन, या फिर इसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, तो ये डाइकोट में पाया जाता है। मोनोकोट में जो फ्लावर होते हैं वो 3 के मल्टीपल होते हैं, आप यहाँ पे देखिए 1 2 3, और यहाँ पे देखिए तो 4 और 5 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है। कई बार जो एग्जामिनर होता है वो इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछ दिया करता है, तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आओगे। चलिए यहाँ से भी आप नोटिस कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ इस जगह पे बताया ना वही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज़ मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग क्या है एंड मल्चिंग के कितने टाइप्स होते हैं। आई होप सो आप लोगों ने मल्चिंग का नाम जरूर सुना होगा।
बोलता है अ नेचुरल और आर्टिफिशियली अप्लाइड लेयर ऑफ प्लांट रेसिड्यू और अदर मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब अपने फील्ड में क्यारियाँ बनाते हैं तो उस क्यारिया में हम लोग कुछ आर्टिफिशियल या कुछ नेचुरल चीज़ें हम लोग अप्लाई कर देते हैं ताकि वाटर कंजर्वेशन हो सके और जो हमारा इरोजन है वो कंट्रोल हो सके। तो मल्चिंग होता क्या है, हम लोग कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा चीज़ जो हम लोग अपने क्यारियाँ के ऊपर लगा देते हैं, हो सकता है वो नेचुरल हो सकता है वो आर्टिफिशियल हो, ठीक है, ताकि हमारा जो सॉइल में मॉइस्चर है, जो सॉइल का में जो वाटर है उसका स्टोरेज हो सके और हमारे जो इरोजन है वो भी कंट्रोल हो सके। ठीक है, आपको याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इस फिगर को देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्यारिया बनाया फील्ड में, है ना, और इसके ऊपर हम लोगों ने प्लास्टिक बिछा दिया। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे कि इसके अंदर जो वाटर का कंटेंट होंगे उसका इवापोरेशन लो हो जाएगा, तो बार बार हमको इस फील्ड में इरिगेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में अब जब यहाँ पे विंड आएगा तो यहाँ से जो हमारी सॉइल है उसको भी ये उड़ा के नहीं ले सकता है, तो हम लोग इरोजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये। अब इसके टाइप्स देखते हैं, सॉइल मल्चिंग का क्या क्या टाइप होता है। तो पहला आता है सॉइल मल्चेस। इसमें क्या करते हैं, इफ़ द सॉइल सरफेस इज लूज्ड, सॉइल के सरफेस क्या है, लूज है, तो ये भी एक एक्ट करता है मल्चिंग की तरह और ये हमारे इवापोरेशन को भी रिड्यूस करता है। स्ट्रॉ मल्च, स्ट्रॉ जैसे कि आप क्रॉप को हार्वेस्ट किए, अब उसका जो स्ट्रॉ बच गया उसको हम लोग फील्ड में क्या करते हैं, एज अ मल्चिंग की तरह यूज़ करते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग, हम लोग प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ करते हैं एज अ मल्चिंग की तरह। आपको यहाँ पे दिखाया गया फिगर में, ये क्या है, प्लास्टिक है ना, तो इसको हम लोग मल्चिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये केवल वाइट ही नहीं आता है, बहुत सारे कलर के आते हैं अकॉर्डिंग टू क्रॉप। ठीक है, तो मैं आपको जब मल्चिंग पढ़ाऊँगा तो इसको डिटेल में समझाऊँगा कि कितने तरह के मल्चिंग पॉलीथीन पाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो प्लास्टिक मल्चिंग में मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मल्चिंग मटेरियल की तरह। ठीक है, तो आपको 3 तरह के मल्चिंग याद रखना है, सॉइल मल्चेज, स्ट्रॉ मल्चेज और प्लास्टिक मल्चेज। देखिए स्ट्रॉ मल्चेज आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए हमने जो क्रॉप को हार्वेस्ट किया है और उसका जो स्ट्रॉ बचा हुआ है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ मल्चिंग की तरह। ठीक है, अब आता है व्हाट इज जल शक्ति। जल शक्ति क्या होता है, जल शक्ति एक केमिकल है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं सॉइल में ताकि सॉइल की एरेशन कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो सके। क्लियर हुआ, जल शक्ति एक केमिकल है जिसको हम लोग अपने सॉइल में अप्लाई करते हैं ताकि जो सॉइल की एरेशन कैपेसिटी है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, उसको जल शक्ति बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। डिफाइन सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स क्या होता है और टेस्ट वेट क्या होता है। सीड इंडेक्स की मैं बात करूँ तो हम लोग सीड इंडेक्स में 100 सीड, अब 100 सीड कहने का मतलब क्या हुआ, बोल्ड सीड, जैसे कि बड़े दाने वाले सीड जो होते हैं ना, जैसे कि मेज़ का सीड देखो थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसे सीड जिसके दाने क्या होते हैं, जिनके सीड, ऐसे प्लांट जिनके सीड क्या होते हैं, थोड़े बोल्ड होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। और ऐसे सीड जब हम लोग ऐसे सीड के 100, अरे भाई जो बड़े बड़े सीड जो होते हैं ना उनको हम लोग 100 लेंगे और उसको जो हम लोग वेट करते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और टेस्ट वेट क्या होता है, वेट ऑफ 1000 स्मॉल सीड, हम लोग 1000 स्मॉल सीड लेंगे और उसका वेट करेंगे तो उसको टेस्ट वेट बोलते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, सीड इंडेक्स क्या होता है, जो बोल्ड सीड होते हैं उसको हम लोग, बोल्ड सीड हम लोग 100 लेंगे और उसका वेट करेंगे तो उसको सीड इंडेक्स बोलते हैं। टेस्ट वेट में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे स्मॉल सीड लेंगे और कितना लेंगे, 1000 लेंगे और उसका जब वेट करेंगे तो उसको हम लोग टेस्ट वेट बोलते हैं। जैसे कि राइस, राइस का सीड देखना छोटा होता है, मेज़ का थोड़ा बोल्ड होता है। ठीक है, क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिफाइन स्टॉल सीड बैग टेक्निक। स्टॉल सीड बैग टेक्निक क्या होता है, मैंने आपको वहाँ बताया था, ये एक कल्चरल मेथड है
ठीक है, मैं बता दूं, ये भी एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए, आपको क्या करना है, अपने फील्ड में क्रॉप को कल्टीवेट करना है। तो क्रॉप को कल्टीवेट करने से 15 दिन पहले आप क्या करो, फील्ड में टिलेज करो, जो भी आप करते हो, और प्रॉपर क्यारियाँ बना दो। ठीक है, आपने क्यारियाँ बना दी, इसमें कुछ अमाउंट में इरिगेशन दे दो। अब इरिगेशन भी आपने दे दी, अब वीड को लगेगा कि क्रॉप का बुआई हो चुका है, अब हम लोग ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि वीड ग्रो किया, ठीक है, वीड ग्रो किया, बट एक्चुअली आपने यहाँ पे क्रॉप को कल्टीवेट किया ही नहीं है, बट वीड को लग रहा है कि यहाँ पे क्रॉप ग्रो हो चुका है, हम लोग अब बाहर आते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, वीड ग्रो यहाँ पे करेगा, वीड ग्रो करेगा। फिर आप 15 दिन के बाद जब आपको बुआई करनी है तो इस वीड को आप हटा दीजिए और फिर आप क्रॉप को कल्टीवेट कीजिए। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे हमने वीड को बेवकूफ़ बना दिया। तो ऐसे टेक्निक को हम लोग बोलते हैं स्टॉल सीड बेड टेक्निक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टॉल सीड बेड टेक्निक क्या होता है। ठीक है सॉरी, देखिए, डिफाइन SMR। SMR का फुल फॉर्म क्या होता है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है भाई कि एक सीड होगा, इसको हम अपने फील्ड में कल्टीवेट करेंगे और इस एक सीड से हमको लॉट्स ऑफ सीड मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीड टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम अ सिंगल सीड इज कॉल्ड सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। दूसरा होता है सीड रिप्लेसमेंट रेट, है ना, फुल फॉर्म रखेंगे, सीड रिप्लेसमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड इन द सीजन बाय यूजिंग सर्टिफाइड क्वालिटी सीड अदर देन फार्म सेव्ड सीड। नहीं समझ आया, चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो, सपोज आपके जो विलेज है, जो गांव है, वहाँ पे टोटल 100 फार्मर रहते हैं। ऐसा बस जस्ट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि 100 वहाँ पे फार्मर हैं। इस 100 फार्मर में से 70 फार्मर ऐसे हैं जो हाइब्रिड सीड का यूज़ करेंगे क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, और इनमें से जो 30 बच गए, ये जो 30 फार्मर हैं वो क्या करेंगे, जो क्रॉप को कल्टीवेट किया था उसके जो दाने बचे हुए हैं, जो सीड बचे हुए हैं, उनको ये यूज़ कर रहे हैं क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, देखो, दोनों का एम है, मान के चलो दोनों का एम है आपका वीट को कल्टीवेट करने का। ठीक है, दोनों फार्मर का एम वही है, बट इनमें से कुछ फार्मर ऐसे हैं जो हाइब्रिड सीड का यूज़ करते हैं मार्केट के, और हाइब्रिड सीड लेके आए और उसको इन्होंने अपने फील्ड में कल्टीवेट किया। रिमेनिंग 30% जो फार्मर बच गए, इन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रीवियस कल्टीवेटेड क्रॉप थी उसके सीड को इन्होंने यूज़ किया। तो ये जो 70 फार्मर है ना, इसको हम बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, इनके जो सीड हुए ना, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में, यहाँ पे वही चीज़ डिफाइन करना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है, व्हाट इज डिफाइंड वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है, वाटर शेड एक बेसिक सा डेफिनेशन है, सबको पता होना चाहिए। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे देखिए, ये आपका कोई एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे क्या होती है, आसपास की वाटर आके होल्ड होती है। ठीक है, तो ये जो एरिया हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। तो वाटर शेड मीन्स एन एरिया ऑफ लैंड हुज रन ऑफ ड्रेन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से सारे वाटर आ रहे हैं और इस जगह पे क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं टू ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वाटर शेड। इसको क्या बोलेंगे, वाटर शेड बोलेंगे। यहाँ पे देखो, आप इधर से वाटर आ रही हैं और आके एक कॉमन पॉइंट पे स्टोर हो रही हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वाटर शेड बोल रहे हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एंटी ट्रांसपेरेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है और एंटी ट्रांसपेरेंट के कितने टाइप्स होते हैं। आई होप्स आप लोगों को ट्रांसपिरेशन का मतलब पता होगा। ठीक है, तो जस्ट ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन का इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है।
बोलता है सच मटेरियल आर अप्लाइड, यहाँ पे डबल पी होगा ना, सच मटेरियल्स आर अप्लाइड टू ट्रांसपीरिंग प्लांट सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट, है ना। कुछ ऐसे मटेरियल हम अप्लाई कर देंगे प्लांट की लीफ के ऊपर ताकि उनमें से जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो लॉस हो जाए। अब ट्रांसपीरेशन बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वाटर का लॉस भी कम हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन प्लांट क्यों करता है, वाटर को लॉस, अरे ट्रांसपीरेशन में वाटर का लॉस होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो उसी को तो आपको बंद करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग ट्रांसपीरेशन को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा को ही आप क्लोज कर दीजिए, जब स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपीरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा तो आपके वाटर लॉस भी क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, है ना। अब ऐसे कौन से केमिकल हैं जिनका यूज़ हम प्लांट के ऊपर करेंगे तो जो लीफ में स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो वाटर लॉस भी बंद हो जाएगा। तो वो केमिकल क्या है, PMA पॉलीमर्क्यूरिक एसीटेट। ये केमिकल को आप अप्लाई करोगे तो ट्रांसपीरेशन रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और एट्राजिन, तो ये केमिकल्स मोस्टली जो आपके लीफ में स्टोमेटा होते हैं उसी को ये क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। रिटार्ड मॉइस्चर एंड लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म एज अ फिजिकल बैरियर। हम लोग लीफ के ऊपर कुछ ऐसे लेयर बना देंगे ताकि जो वाटर का लॉस है वो कम हो सके। जैसे मोबी लीफ, ऑयल, वैक्सेस, इसको हम लोग क्या करेंगे, लीफ के ऊपर अप्लाई कर देंगे ऊपर से, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो वाटर का लॉस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या होता है, सच मटेरियल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन टू रिड्यूस लीफ टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम लीफ टू एटमोसफेयर। जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा मात्रा में जैसे गर्मियों में क्या होता है, गर्मी में थोड़ा टेम्परेचर बाहर की तरफ अधिक होती है तो गर्मियों में जो ट्रांसपीरेशन रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो क्योंकि बाहर की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप में कुछ ऐसे केमिकल का यूज़ करेंगे जो सनलाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे। और जब सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा तो आपके जो लीफ हैं उनमें टेम्परेचर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और जब लीफ में टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर का लॉस या ट्रांसपीरेशन रेट भी डाउन हो जाएगा। तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर लॉस को रोक सकते हैं। वो मटेरियल क्या है, केओलिन और सिलाइट, इसका यूज़ करेंगे हम लोग लीफ पे ताकि जो सनलाइट का रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाए और लीफ का टेम्परेचर एक लेवल से कम हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप सो आपके आज जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर से कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ वोट करना ना भूलें। वोट करना है तो आप हमारे वोट किस बात पे करना है कि नेक्स्ट हम लोग कौन से सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करें। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है और कम्युनिटी बॉक्स को ओपन करना है। वहाँ पे मैंने वोटर लिस्ट डाला हुआ है, आपको जाइए, सब जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए उस पर जाके आप वोट दीजिए, है ना। और कोई लोट नहीं लेना है प्लीज़। अब हाँ देखो, बहुत लोगों को एक परेशानी क्या आ रहा है नोट्स को लेके। मैंने बार बार बोला कि आप नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर जो कि फोकस बैच में चल रहे हैं उनके PDF दे दिए जाएंगे, है ना। और प्लीज़ आप फोकस बैच को थोड़ा सीरियस लें क्योंकि आप अपने प्रीवियस, देखो आप तो इकोनॉमी ख़त्म हो गया, अब आपको क्या करना है कि अपने प्रीवियस ईयर्स कि क्वेश्चन पेपर लानी है और आपको मैच करना है। आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे वीडियो लेक्चर से आए हुए हैं, है ना। तो आप यदि एग्रोनॉमी में इतने भी क्वेश्चन करके जाते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। और जो 10%, मैंने तो बोला था ना कि 90% क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, 10% क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे बाहर, वो बाहर से नहीं आएंगे। एक्चुअली क्या होगा, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देंगे। आपको जो मैंने पढ़ाया है तो हो सकता है वो उसी में से बीच से पूछ दे,
है ना। तो आपको बस इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। और यदि आपको MCQ चाहिए तो आप एग्रोनॉमिक का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी इसके भी कई सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन आपको कराया गया है, ठीक है। तो टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करें, 1 महीना ही टाइम बचा हुआ है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।